हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज इसमें से आपको 3 पार्ट्स है। इसमें से एक क्वेश्चन एवरी ईयर्स आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू मस्ट वॉच इट। 1 क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर 1 से। इनमें से 3 में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आपका 100% आएगा। तो आप इस लेक्चर को मिस ना करें और एंड तक देखें और ज़रूर सीखने की कोशिश करें। आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। चैप्टर का नाम है VMOU MSc मैथमेटिक्स। प्रीवियस ईयर्स की बात हो रही है। इसमें 3 टॉपिक्स में से आज तीनों डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट टॉपिक आपका डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आल्सो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। इन तीनों में से एक एवरी ईयर्स आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्स में इन तीनों में से एक पूछा जाता है। तो आप 100% पूछा जाएगा। तो आप इन तीनों में से अच्छे से नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए फॉर VMOU एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका प्रूफ भी करके देखेंगे। स्टेटमेंट कहता है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज of motion, the reverse effective force acting on each particle of a body and the external forces को आप कह सकते हैं इम्प्रेस्ड फोर्स भी कहा जाता है। एक्सटर्नल फोर्स को क्या कह सकते हैं आप? इम्प्रेस्ड फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज फॉर्म ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मीन्स कहने का मतलब है किसी भी सर्कमस्टांस पे पार्टिकल्स के दोनों फोर्सेज, जो आपका रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, रिवर्स मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स? इफेक्टिव फोर्स। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, जिन्हें आप इम्प्रेस्ड फोर्स भी कहते हैं, बोथ फॉर्म द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को किस में रखते हैं? इक्विलिब्रियम। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब हमें इसको प्रूव करना है। क्लियर? कहने का मतलब मैं सिंपली वापस समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक रिजिड बॉडी है, इस पे एक पार्टिकल है। यहाँ से आप बाहर से अगर फोर्स लगाओगे इस पार्टिकल पे, क्लियर? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें कुछ मोशंस होगा और इसमें सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे। अब इनमें बहुत सारे सिस्टम में पार्टिकल्स है, इनके बीच में रिएक्शंस भी होगा आपस में। ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। अब सिस्टम के बीच में मान लो ये पार्टिकल, इनके बीच में जैसे ही फोर्स लगाओ तो एक्शन है, तो एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। क्लियर? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। क्लियर? तो ये आपका रिएक्शंस भी होगा इस पार्टिकल्स में, जो इंटरनल फोर्सेज है। मान लीजिए लेट आर, क्या मान लीजिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, एक मास m है। पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का जिसका मास आपको गिवन है m। f मान लीजिए, कैपिटल F क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इसी प्रकार से इंटरनल फोर्सेज भी होंगे, उसको मान लीजिए कैपिटल आर,
that is resultant of internal forces, resultant of internal forces। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स आपने क्या किया, फोर्स से क्या होगा, आपका पार्टिकल मूव करेगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो जो दोनों फोर्सेज होंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये इंटरनल फोर्स है, इन दोनों का सम होगा F प्लस आर। चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। मोमेंटम होता है P इक्वल टू m इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, कोई भी पार्टिकल्स है। अब फर्दर आप इसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। मान आपने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आर लिया है, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपने क्या एज्यूम किया है? पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। तो इसकी वेलोसिटी आप निकालने के लिए क्या करते हैं? वेलोसिटी होता है आपका dr बाई dt। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी को तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो आप इसकी जगह एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप रख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक पार्टिकल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉर ए सिंगल पार्टिकल। क्लियर? एक सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है अभी फिलहाल के लिए। दैट इज F प्लस आर इक्वल्स टू m इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको राइट साइड में ले जाइए इस तरह से, तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी F प्लस आर माइनस m डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? दिस शो द थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? इसका 0 आ रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे इक्वल टू 0 है। इसका इट मीन्स आप ध्यान से देखेंगे ये रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब तीनों फोर्सेज किस में? इक्विलिब्रियम। दिस प्लस दिस फोर्स, दिस थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। देयरफॉर आप लिख सकते हैं दिस शोज दैट F R and minus m d square r upon dt square are in equilibrium. This show that these ये क्या फोर्सेज है? दिस शो these three forces this show that these three forces are in equilibrium, क्लियर? ये आपने एक पार्टिकल्स की बात की है। तीनों फोर्सेज किस में है? इक्विलिब्रियम। कौन सा? F एक्सटर्नल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। these three forces are in equilibrium. क्लियर? अब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे। देयरफॉर फॉर ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है? डेफिनेशन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। रिजिड बॉडी मतलब दो पार्टिकल सिस्टम में कोई भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? फिक्स होगी। क्लियर? ड्यूरिंग मोशन भी। तो नेक्स्ट रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर। तो नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट रिजल्टेंट। देखिए एक सिस्टम है, इसमें एक पार्टिकल है, एक और है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। तो उन सब के लिए हम नेट, ये फोर्स का नेट निकालेंगे तो सम कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ हो जाएगा। इसी प्रकार से रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, इसका भी आप करेंगे सम। यहाँ पे लगा रहे हैं समेशन ऑफ आर प्लस समेशन ऑफ माइनस एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर।
दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हैं कि जब सिस्टम की बात करते हैं तो सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेज क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये रिजिड बॉडी की बात की है तो ये पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल आपस में दूसरे से एक फोर्स लगाएंगे, नेट रिजल्टेंट बहुत सारे आपस में कई भी फोर्स है आपस में पार्टिकल्स, तो इस पूरा सिस्टम में नेट फोर्सेज इंटरनल फोर्स की बात करें तो वो क्या आ जाएगा? 0 होगा। किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए। तो आप लिख सकते हैं फॉर ए रिजिड बॉडी, फॉर ए रिजिड बॉडी internal forces, sum of internal forces of a body are in equilibrium। नेट इंटरनल फोर्स का सम दैट इज समेशन ऑफ आर दैट इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0। तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, समेशन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ पे आ जाएगा 0। देयरफॉर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 becomes, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स समेशन ऑफ एफ प्लस समेशन ऑफ माइनस एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज नोन एज डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम। ये दो फोर्सेज आपको लिखा गया है। ये फोर्स क्या है? दिस इज द वेयर आप लिख सकते हो। ये क्या है आपका? एक्सटर्नल फोर्सेज है, एक्सटर्नल फोर्सेज, जिसे आप इम्प्रेस्ड फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स। और दैट इज यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। बाकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव क्यों लिखा गया है? इंटू माइनस एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इट मीन्स रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है। रिवर्स मतलब माइनस के कारण क्या कहेंगे? इसे रिवर्स कहेंगे। तो ये आपको दे रखा है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। क्लियर? दैट इज रिवर्स इफेक्टिव। रिवर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है? माइनस आ रहा है। इस साइन के कारण ये क्या है? रिवर्स है। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। क्लियर? तो नेट इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हेंस प्रूफ। इस तरह से आप डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल को प्रूव भी कर सकते हैं एग्जाम्स में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे डाउनलोड करके आप इजीली देख सकते हैं। वापस बता देता हूँ, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में मान लीजिए एक सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है एफ, रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए एफ क्या है? रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। और आपस में एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होगा, इस पर इंटरनल फोर्स भी लगेगा। वो मान लिया आपने आर, रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स मान लिया आपने। बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स के बराबर दोनों फोर्स कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप जानते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है। आर क्या लिया आपने? पोजीशन वेक्टर लिया है। आर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका वेलोसिटी मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, फिर अगेन वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, एम डी स्क्वायर आप आर अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट लेफ्ट साइड में लेंगे तो आपकी इक्वेशंस बन गई।
जहाँ पे तीनों फोर्सेज आपके एफ आर एंड एम माइनस एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तीनों थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। नेट अब रिजिड बॉडी की बात करते हैं। फॉर ए रिजिड बॉडी नेट फोर्स की बात करेंगे। सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ आप सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सिस्टम में, तो सबका सम कर दिया, समेशन ऑफ एफ प्लस समेशन ऑफ आर प्लस समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। आप जानते हैं कि रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेज क्या आ जाता है, जीरो। आपस में जो सिस्टम में इंटरनल फोर्सेज लगते हैं बॉडी में पार्टिकल्स के बीच में, उनका नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। क्लियर? तो आपने लिखा समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दी। क्लियर? आप यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो आपके फाइनल इक्वेशंस बन के तैयार हो जाएगी। दिस इज द फाइनल इक्वेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फॉर फाइनाइट फोर्सेज, हम फाइनाइट फोर्स की बात कर रहे हैं, फॉर फाइनाइट फोर्सेज। क्लियर? तो इसको थोड़ा समझने के लिए वापस समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तीन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाए, तीनों में से एक को डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, और नेक्स्ट पढ़ेंगे मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस में सबसे पहले आपको पहले भी बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम में सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए तीन एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया आपकी, मान लीजिए तीन एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? तीनों एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू हम चेक करेंगे कि किस तरह से आपका सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो ये मान लिया आपकी एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस। क्लियर? ये आपकी तीनों एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब सिस्टम तो आपका बहुत सा बड़ा पार्टिकल है, ये सिस्टम है, रिजिड बॉडी है, इसमें एक पार्टिकल ले लीजिए, इस पे तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो एक्स एक्सिस है इसकी पैरेलल डायरेक्शन का एक फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये आपका F1 हो गया। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक पैरेलल टू वाई एक्सिस एक फोर्स लगेगा, जिसको मान लीजिए F2 है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा पैरेलल टू जेड एक्सिस, दैट इज F3। ये तीन फोर्सेज तो नॉर्मली कौन से फोर्स होते हैं, आपके एक्सटर्नल फोर्सेज है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास यहाँ पे अपन मान के चलेंगे m, स्मॉल m इसका मास है। तो सबसे पहले लिख लीजिए लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट लेट x, y, z be the coordinate of particle, let x, y, z be the coordinates of a particle of mass m। एक पार्टिकल लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, जिसका मास आपके पास है m एट टाइम t, एट टाइम t टाइम पे बात है, ये मास है। अब हम तीन फोर्सेज लिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या आपके एक्सटर्नल फोर्सेज है, क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज है। F1, F2, F3 क्या होते हैं आपके एक्सटर्नल फोर्सेज है। इफ F1, चाहे तो आप इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर लिख लीजिए F1, F2, F3, F1, F2, F3 be component of external forces parallel to coordinate axis, as it is x axis,
y axis and z axis respectively the forces are parallel to x axis, y axis and z axis respectively. Then which force components are, अभी आपने डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, फोर्स कंपोनेंट उससे निकाल सकते हो यूजिंग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. देन फोर्स कंपोनेंट्स आर, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में आपने बोला था एक्सटर्नल फोर्स और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स दैट इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट, देन फोर्स कंपोनेंट आर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो F1 माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है तो माइनस d²x अपॉन dt², जिसे आप इस तरह से लिख सकते हैं F1 फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन x डबल डॉट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है x डबल डॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t. सिमिलरली आप y एक्सिस और z एक्सिस के लिए लिख सकते हैं. सिमिलरली F2 माइनस m इंटू वाई डबल डॉट y एक्सिस के अलॉन्ग एंड F3 माइनस mz डबल डॉट. क्लियर? एक्ट ऑन ईच पार्टिकल फॉर्मिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये पार्टिकल पे लगेंगे. एक्ट ऑन ईच पार्टिकल फॉर्मिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, फॉर्मिंग सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाएंगे तीनों किसकी हेल्प से, यूजिंग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. आपने यहाँ पे किसका यूज किया है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का, ये तीनों फोर्सेस सिस्टम पे लग रहे हैं तो यूजिंग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल नेट फोर्सेस ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में. सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम. तो नेट फोर्स ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल. ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि इस सिस्टम को किस पे बना रहा है, इक्विलिब्रियम. तो यूजिंग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, यूजिंग डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल आप लिखेंगे. ये एक सिंगल पार्टिकल्स के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे. आप सिस्टम की बात करें अब आप लिखेंगे दिस फोर्स इक्वल्स टू 0. नेट समेशन m लिखेंगे, समेशन ऑफ f माइनस m x डबल डॉट इक्वल्स टू 0. इसी प्रकार से आप लिखेंगे जिसे आप इक्वेशन 1 सिंपली लिख सकते हैं, समेशन ऑफ f1 इक्वल्स टू माइनस एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू 0. फर्दर आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ f1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स डबल डॉट. ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी. सिमिलरली इसको 0 के इक्वल कर देंगे आप. समेशन ऑफ f2 माइनस m वाई डबल डॉट, सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पे समेशन f लगा रहे हैं फॉर ए सिस्टम, फॉर रिजिड बॉडी लिख लीजिए, फॉर रिजिड बॉडी. नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, इसको आप लिखेंगे समेशन ऑफ f2 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वाई डबल डॉट. इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया. इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ f3 माइनस m जेड डबल डॉट दैट इज इक्वल्स टू आल्सो 0. समेशन लगाना है क्योंकि आपकी रिजिड बॉडी है, सारे पार्टिकल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे समेशन का साइन लगाना है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सबके लिए इसको 0 कर देंगे. यहाँ से समेशन f3 दैट इज इक्वल्स टू
एम इंटू जेड डबल डॉट। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ये तीन इक्वेशंस हो गई। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज। ये क्या है? रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज है, क्योंकि नेगेटिव में था यहाँ पे। ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज है, तो कंपोनेंट ऑफ रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिव इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज पैरेलल टू सेम एक्सिस। क्लियर? ये तीन एक्सिस। नेक्स्ट आप लिखेंगे, आप इसके बाद आप इक्वेशन लेंगे, मूवमेंट लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। टेकिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के अबाउट ये ओ लिख लीजिए, सेंटर ओरिजिन है इसका। ओ एक्स के अबाउट मूवमेंट लेंगे। देखो ये ध्यान रखिए, ये नेट फोर्सेज है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? F1 माइनस एम इंटू एक्स डबल डॉट है। वाई डायरेक्शन में F इंटू वाई डबल डॉट है। जेड डायरेक्शन में F3 माइनस एम इंटू जेड डबल डॉट है। ये पार्टिकल्स पे फोर्सेज है। दीज आर द फोर्सेज ऑन सिंगल पार्टिकल, एवरी पार्टिकल। क्लियर? ये आपने सिंगल पार्टिकल लिया था, इस पे ये फोर्सेज लग रहे हैं। अब आपको मूवमेंट लेना है अबाउट ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे। मूवमेंट होता है आर इंटू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप लिखेंगे आर इंटू फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे नेट फोर्स की बात हो रही है, तो सिंपली बेस्ट तरीका बताता हूँ कैसे याद रखना है एग्जाम्स में। ध्यान से देखिए, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेने के लिए ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से तक y है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तक है z है। ये डिस्टेंस को क्या मान लीजिए? z। क्लियर? तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली y को मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर्स से और z को मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर्स से। नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, दैट इक्वल्स टू 0, समेशन का साइन, दैट इज मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे ओ एक्स एक्सिस taking movement about OX x एक्सिस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट लेंगे। दैट मीन्स मूवमेंट होता है आर इंटू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू समेशन लगाएंगे आप आर वाई इंटू नेट फोर्स आपको बताया था F3 माइनस एम जेड डबल डॉट। यहाँ पे माइनस करना है इंटू जेड दैट इज जेड इंटू F2 माइनस एम वाई डबल डॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर देंगे। बस अंदर मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले जाइए इसको, इस टर्म्स को। यहाँ से देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और कंबाइन कर रहा हूँ ध्यान से। y वाली टर्म्स है दोनों, उनको कंबाइन करेंगे y डबल डॉट वाली, y के साथ y को। देखो इस तरह से आप सिंपली देखिए, फोर्स वाली टर्म्स को अलग कर रहे हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से समेशन ऑफ एम F3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज एम वाई जेड डबल डॉट माइनस समेशन ऑफ जेड इंटू F2 माइनस माइनस प्लस समेशन जेड एम वाई डबल डॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जो फोर्सेज वाली दोनों टर्म्स है इनको कंबाइन कर देंगे और जो बाकी टर्म्स है इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए कौन कौन सी टर्म्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे, दिस टर्म्स एंड दिस टर्म्स। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। पहले ये टर्म्स लिख लीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, एम कॉमन आ रहा है, एम को बाहर ले लीजिए दोनों में से। यहाँ से लिखेंगे समेशन एम, बाकी आपका बच जाएगा y इंटू जेड डबल डॉट, यहाँ से आ जाएगा माइनस y जेड इंटू वाई डबल डॉट, जेड इंटू वाई डबल डॉट।
एक सेकेंड, जेड इंटू वाई डबल डॉट, एक सेकेंड थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, बाय वाई जेड डबल डॉट, यहाँ से आ जाएगा माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड एम वाई डबल डॉट। ओके, यहाँ से टर्म ये आ जाएगी आपकी टर्म्स वाई डबल, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ठीक कर लेते हैं। जेड वाई डबल डॉट, जेड इंटू वाई डबल डॉट, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड, इसमें ये एम वाई जेड डबल डॉट है, ठीक है, वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा जेड जेड, ओके ठीक है, ये टर्म्स आपकी बन जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म्स आपकी बन जाएगी जेड वाई डबल डॉट। इसी प्रकार से इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे आप, इसको राइट साइड समेशन ऑफ यहाँ पे एम वाई भी आएगा, वाई इंटू F3 माइनस यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इसमें ये एम नहीं आएगा यहाँ पे, ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड F2 माइनस माइनस प्लस प्लस, अब ठीक है, बाई F3 माइनस जेड F2 बाई F3 माइनस जेड F2 दैट इज इक्वल टू 0, जेड वाई डबल डॉट आएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे आपका आएगा जेड वाई डबल डॉट, एक सेकेंड थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, जेड वाई डबल डॉट माइनस वाई इंटू जेड डबल डॉट, वाई इंटू जेड डबल डॉट, इन दोनों में कॉमन लिया आपने, ठीक है, एम को कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो ये टर्म्स में आपका बचेगा जेड और वाई डबल डॉट, यह आ जाएगा जेड और वाई डबल डॉट। इस टर्म्स में भी आप देखेंगे तो ये कॉमन आएगा वाई जेड डबल डॉट, इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लीजिए, बाकी के दो इन टर्म्स में आप कॉमन लेंगे, इस टर्म दोनों टर्म्स में आप कॉमन, ये टर्म्स प्लस माइनस के साथ ये टर्म्स दोनों को लिख दिया आपने, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको राइट साइड में ले जाइए, दैट मीन्स जैसे आप राइट साइड में ले जाएंगे, इस टर्म्स को राइट साइड में ले जाइए तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा समीशन एम इंटू वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड इंटू वाई डबल डॉट इक्वल टू समीशन वाई F3 माइनस जेड F2, क्लियर, ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 4। ये मूवमेंट है अबाउट ओ एक्स एक्सिस, मूवमेंट अबाउट ओ एक्स, ऐसे आप मूवमेंट लेंगे अबाउट सिमिलरली about OY and OZ we get, इसी प्रकार से आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हैं, OY और Z इनके लिए आपको इक्वेशंस मिल जाएगी, मैं उसको लिख लेता हूँ डायरेक्टली, आप कर सकते हैं डायरेक्टली रेस्पेक्टिवली करके, x डबल डॉट माइनस x Z डबल डॉट दैट इज समेशन ऑफ y
sorry ZF1 that is ZF1 minus XF3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। मूवमेंट अबाउट ओ वाई और मूवमेंट अबाउट ओ जेड के लिए आप लिखेंगे समेशन एम एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई इंटू एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स F2 माइनस वाई F1, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 दीज आर नोन एज, इसको आप लिख सकते हैं। आप ये जो इक्वेशन 4 5 6 है, इसमें आप देखेंगे अबाउट सेम एक्सिस सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेज दैट इक्वल्स टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 these 6 equations are called general equation of motion of a rigid body। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सिंपल था, इस तरह से आप एग्जाम्स में कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट की बात डिस्कस करते हैं। दिस आर दिस इक्वेशन नंबर लिख लीजिए। हेंस देयरफॉर इक्वेशन 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख लीजिए सेट ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 4 5 and 6 are the general equation of motion of a rigid body। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। These were the equation of general equation of rigid body, general equation of motion of rigid body। क्लियर? इस तरह से आप एग्जाम में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं एग्जाम्स में। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद एक और टॉपिक रह गया, आपका लास्ट टॉपिक है, इसे भी चाहते हैं डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर से डिस्कस करूंगा आपके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जिस चैप्टर से क्वेश्चन। लास्ट आता है आपका मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, काफ़ी सिंपल है। मोशन ऑफ ट्रांसलेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है, किस तरह से निकालेंगे ट्रांसलेशन, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्टली। इस चीज़ के भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी, मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। सिंपली सबसे पहले आप मान लीजिए एक पार्टिकल सिस्टम है, लेट मान के चलेंगे, लेट एक्स वाई जेड be the coordinate of particle of mass m, be the coordinate of particle of mass m, and x bar, y bar and z bar be the coordinates of सेंटर ऑफ इनेर्शिया। इसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ इनेर्शिया ऑफ मास एम। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताया, सेंटर ऑफ इनेर्शिया बताया। सेंटर ऑफ इनेर्शिया के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लिए, एक्स बार जेड बार वाई बार जेड बार ऑफ मास एम। एज इट इज आप लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट m into x bar that is equals to summation of m into x। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसका हम यूज करने वाले हैं। क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वन थ्रू आउट द मोशन।
थ्रू आउट द मोशन, वेयर आप लिख सकते हैं कि जो समेशन एम है दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ। आपका इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। क्लियर, इसको आप याद रखिए, एम एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू एक्स। अब सबसे पहले मोमेंटम होता है, उसको इक्वेशन आप जानते हैं, मोमेंटम पी इक्वल टू एम इंटू होता है। लेट मान लीजिए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन की बात करें, ध्यान से देखिए एक्स डायरेक्शन। तो मोमेंटम होता है एम इंटू वी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होता है डी एक्स बाई डी टी। क्या होता है, एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब पूरे सिस्टम की बात करें एक्स डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, तो समेशन का साइन लगाएंगे, मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू समेशन ले लेंगे आप, दैट इज इक्वल समेशन ऑफ एम इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिंगल पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो आपने लिखा पी इक्वल टू एम इंटू वी, सिंगल पार्टिकल, ये पार्टिकल की बात हो रहा है, तो एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। मोमेंटम होता है पी इक्वल टू एम पी होता है, वही लिखा है। आप जानते हैं कि जो मोमेंटम पी होता है दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, दैट इज मोमेंटम। वही लिखा है एम इंटू एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। अब सिस्टम की बात करेंगे, तो मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम है इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ एम के साथ समेशन का साइन लगा लेंगे, समेशन एम डी एक्स बाई डी टी। अब हम इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, जो भी बताई थी मैंने, इस इक्वेशन का लास्ट तक यूज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स, और जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी पढ़ी थी उसका भी यूज करना है। तो सबसे पहले सिंस आप लिखेंगे एम एक्स बार दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू एक्स होता है, ये चीज आपको यूज करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा एम इंटू डी एक्स बार बाई डी टी दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्लियरली, इसी प्रकार से ये फॉर एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स डायरेक्शन से, सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन आप लिख सकते हैं, ये अलोंग एक्स डायरेक्शन से। सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज वाई डायरेक्शन में यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वाई आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका वाई आ जाएगा। वाई डायरेक्शन के लिए आ जाएगा एम डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू समेशन एम डी वाई बाई डी टी। इसी प्रकार से एन along z direction, along z direction that is equals to m x y z एक्सिस आएगा तो z आ जाएगा y की जगह डी जेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू समेशन एम डी जेड बाई डी टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 2 3 को विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 2 and 3 with respect to टाइम t। t के रेस्पेक्ट में अगेन आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन 1 2 3 को, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। वी विल गेट फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसको, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स एम डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
टाइम के रेस्पेक्ट में अगेन इक्वेशंस बन जाएगी आपकी एम डी स्क्वायर वाई बार डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट आप थर्ड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन बन जाएगी एम डी स्क्वायर जेड बार अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन एम डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5। 6 इक्वेशन नंबर 6। फाइनली अब क्या करेंगे, आप सिंपली क्या सॉल्व करने के लिए आपने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसका यूज करना है यहाँ पे। जस्ट आप पढ़ के आए जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो इंप्रेस रिवर्स इफेक्टिव फोर्स नेट इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो समेशन ऑफ F1 की वैल्यू आपने देखी थी दैट इज इक्वल टू समेशन एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होती है। इसी प्रकार से समेशन F2 की वैल्यू होती है समेशन एम, एक सेकंड, फोर्स है समेशन एम इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर होती है, और समेशन F3 दैट इज इक्वल टू समेशन एम डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर होती है। इन तीनों की वैल्यू को आप पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करना है आपको। इसकी जगह आप रखेंगे समेशन M1 F1, इसकी जगह आप रख देंगे समेशन F2, और थर्ड वाले की जगह रख देंगे, इसकी जगह आप रख देंगे इसकी ये वैल्यू है, इस पूरे की जगह आपको क्या रखना है समेशन F3। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी 4, 5, 6 कन्वर्ट हो जाएगी। therefore इक्वेशन 4, 5 एंड 6 बिकम्स कन्वर्ट हो जाएगी। ये 4, 5, 6 ये लेफ्ट तो सेम ही रहेगा, डी स्क्वायर एक्स बार अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ F1। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसको भी कन्वर्ट करेंगे ये साइड, इसकी जगह आप क्या रख देंगे F2 रख देंगे एम इंटू डी स्क्वायर वाई बार अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन F2। इसी प्रकार से थर्ड वाली इक्वेशन एम डी स्क्वायर जेड बार अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन F3। इक्वेशन भी कन्वर्ट हो गई। तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। क्लियर? दिस इक्वेशन नंबर 7, 8, 9 आर नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इन्हीं इक्वेशन को क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन। दिस इक्वेशन and these equations are known as equation of translation. These three equations are called equation of translation. तो आप लिखेंगे therefore equations 7, 8, 9 equations 7, 8 and 9 are called equation of translation. क्लियर? इस तरह से आप एग्जाम्स में तीनों प्रूव कर सकते हैं। तीन में से एक डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। आई होप इसको रिपीट कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ लिंक बिलो दे रखे हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसकी 100% तीनों में से आपको एक एग्जाम से पूछा जाएगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। आपको सारे चैप्टर्स 1 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनकी पीडीएफ लिंक में दी जाएगी, और उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मैकेनिक्स के पेपर में काफ़ी स्कोर कर सकते हैं।
MSc previous first year, MSc previous BMU quota, Vardhaman University quota. Thank you for watching it. Thank you. Take care.